जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं डेली आपके लिए एक पीवाईक्यू सेट करा रहा हूं यूपी कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसका। और आज उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन, और जिसमें मैथ के करीबन 20-22 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी दोस्त आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं या रेलवे पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, सभी के लिए हम जो है वो प्रॉपर एक बैच चलाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, ज्यादा देरी ना करते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा ए, बी और सी प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपए है। यदि ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40, बी और सी की 43, तो बी की बात पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ये कहते हैं, देखो या तो आप इकाई अंक से करोगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, दिक्कत आएगी। तो एक बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखेंगे। मैं कहता हूं कि अगर तीन संख्या है तो पहले दो का दे रहा है और फिर बाद में दो का दे रहा है, यानी कि जो बीच वाला नंबर है बी, ये रिपीट कर रहा है। और जो रिपीट कर रहा है हमेशा उसी का पूछता है। तो हम करते क्या है, देखेंगे ध्यान से। हम ये कहेंगे पहली दो संख्याओं का एवरेज, पहली दो संख्याओं का एवरेज ओरिजिनल से 5 कम है। दो का एवरेज ओरिजिनल से 5 कम है, तो कमी कितने की आई, 10 की। और बाद की दो संख्याओं का एवरेज ओरिजिनल से 2 कम है, बाद की दो संख्याओं का एवरेज ओरिजिनल से 2 कम है। मैंने कहा कमी कितने की है, 4 की। नहीं, आप कहेंगे सर टोटल कमी 14 की आएगी। 14 की कमी आएगी, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है कौन सा, बी। तो बी का जो मान होगा, बी का जो मान होगा वो ओरिजिनल एवरेज से 14 कम होगा। कितना होगा, आपने कहा 31 होगा। कौन सा ऑप्शन, तो मैंने कहा सी फॉर चलो हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने कहा ये होता है 2.5 मीटर पर सेकंड। कितना होता है भाई, 2.5 मीटर पर सेकंड। आपने कहा एक सेकंड में कैसे आया, तो ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में बताता हूं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझसे 9 का पूछा गया, यानी आधे का पूछा गया, 18 का आधा 9 पूछा गया, तो मैं 5 का आधा करके डायरेक्ट कहूंगा कि स्पीड हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। बाकी कुछ बच्चे ये जानते हैं कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ तो 5/18 का गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना, तो आपने कहा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सब कुछ है सेम ही। बस कुछ चीजें जो है हमें अगर मेमोरी में अपने याद रखते हैं तो वो डायरेक्ट आंसर लगाने के काम आती है, हमें बार बार गुणा भाग नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। कोमल एक कार्य को 51 दिनों में कर सकता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है। तो 50% का मतलब क्या है, आपने कहा 50% का मतलब होता है 1/2। तो मैंने ये कहा कि कौन कुशल है, कौन अधिक कुशल है, तो कोमल से विमल, यानी कोमल अगर एक दिन में दो काम करती है तो विमल एक ज्यादा। कोमल अगर दो करेगी तो विमल भाई साहब 3 काम करेंगे। आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एफिशिएंसी 2 और 3 की है तो उनके द्वारा लिया गया समय जो होगा वो 3 और 2 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। आपने कहा बिल्कुल आ गई। तो कोमल अगर 51 दिन में कर रही है तो आपने कहा कितने गुना है, तो 51/2 गुना है। तो इसका मतलब विमल कितने में करेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया कि अगर कोमल 51 में कर रही है कितने गुना है, 17 गुना है। तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, यानी विमल जो है वो उस काम को 34 में करेगा। आपने कहा कौन सा ऑप्शन, तो डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या 6/5, 7/10 और 7/25 का एलसीएम बताना, लघुत्तम समापवर्तक। तो जब हम किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, यानी अंश होता है हर होता है। तो हम एलसीएम के केस में न्यूमरेटर यानी अंश का तो एलसीएम लेते हैं, जबकि डिनोमिनेटर यानी कि हर का एचसीएफ लेते हैं।
बहुत सिंपल सा रूल है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास 6, 7 और 2 है तो इनका एलसीएम आप जानते हैं कि 6 और 7 दो को प्राइम नंबर है, तो 42 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 42। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है? तो आपने कहा 5 है, 5 से तीनों नंबर कट रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 42/5। सी फॉर चलो फिर हवेली पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि ए जो है 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। तथा इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए और सी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। यानी दोनों ही 8,000 रुपए वापस ले रहे हैं। कब? 10 महीने बाद। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9800 रुपए प्राप्त हुए तो कुल लाभ बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो हमने कहा बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। हमने कहा थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेंगे, हम सब में से 3-3 जीरो हटा देंगे भाई। सबसे पहले तो सब में से 3-3 जीरो हटा देंगे, तो थोड़ा सा हमारे रेंज में आ जाएंगी चीजें। इसको हम बाद में करेंगे, इतना समझ लेते हैं पहले। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इन्वेस्ट की बात करूं, कैपिटल की बात करूं कि कितना वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा ए बी सी का रेशियो क्या है। तो पहले ए ने 112 रुपए जमा किए, बी ने 80 रुपए जमा की और सी ने 72 रुपए जमा की। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय बाद इन्होंने कुछ पैसा और निकाल लिया, यानी कि इन्होंने टाइम को ब्रेक कर दिया। टाइम को जब ब्रेक करते हैं तो हम सीधा प्रॉफिट का रेशियो बना लेते हैं। जब हम टाइम को ब्रेक करते हैं सीधा प्रॉफिट का रेशियो बनाते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसने पूरे पैसे 112 रुपए पूरे 12 महीने के लिए लगाए, क्योंकि इसने तो कोई पैसा निकाला नहीं, ना कहीं बीच में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की बात कही। जबकि बी जो है भाई साहब 80 रुपए लगाए, इसने कितने महीने बाद लगाए? तो आपने कहा सर शुरू के 2 महीने बाद लगाए, तो 12 में से 2 महीने बाद लगाए तो बचे कितने महीने? आपने कहा 10 महीने बचे। लेकिन इसने एंड में शुरुआत से 10 महीने बाद, यानी कि खत्म होने से 2 महीने पहले 8,000 रुपए निकाल लिए। तो मुझे ये आप सिंपल बताएंगे कि 2 महीने बाद पैसे लगाए और 2 महीने पहले पैसे निकाल लिए, तो कुल 8 महीने के लिए पैसे लगाए। तो आपने कहा इसने 80 रुपए 8 महीने के लिए लगा दिए भाई। इसके बाद 8 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने? 72। भाई 80 थे, 80 में से 8 निकाल लिए, जीरो काट चुका हूँ। तो अब बचा कितना टाइम? 2 महीने का, क्योंकि टोटल इसने 10 महीने के लिए पैसे लगाए थे। 8 ये, 2 ये और 2 महीने ये लेट आया था। अब मैं बात करूंगा सी की। सी ने 72 रुपए लगाए भाई साहब पहले। तो सी जो है, सी जो आया कब था? तो आपने कहा सी जो है वो 2 महीने के बाद, ठीक है, पहले 2 महीने बाद बी आया, फिर 2 महीने बाद सी आया। तो मैंने कहा कि 10 में से 2 महीने बाद कौन आया? तो आपने कहा 10 में से 2 महीने बाद, यानी 8 महीने के लिए कौन आया? सी आया। भाई बी आया था टोटल से 2 महीने बाद, यानी कि 10 महीने के लिए, और फिर सी आया उसके 2 महीने बाद, यानी 8 महीने के लिए। अब 8 महीने में से भी उसने 2 महीने पहले पैसे निकाल दिए, यानी कि उसने ये 72 रुपए 6 महीने के लिए लगा के रखे। और फिर क्या हुआ भाई? इसने 8 निकाल लिए तो 64 बचे अगले 2 महीने के लिए। हमने कहा भाई गुणा भाग करने से अच्छा है कुछ काट रहा हो तो काट लेते हैं। हमने कहा कुछ भी कट रहा हो काट लेते हैं। तो मैंने कहा कट तो रहा। 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो, सॉरी 18 बार कटेगा, 18 चौक 72 होता, 18 बार, 4 से काट दो 18 बार और 4 से काट दो 16 बार। हमने कहा और कुछ भी कट रहा है? तो मैंने कहा 4 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो 8 से कट रहा है, 8 का 8, क्या 16 से भी कट रहा है? 16 सत्ते 112 होता है, पर 16 से पूरा नहीं कटेगा, 4 से काट लेते। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। मैंने कहा 4 से कटेगा ये 20 बार, और 4 से कटेगा ये 2 बार, और ये भी 2 कट जाएगा। 4 से कटेगा ये 2 बार, और ये भी 3 बार, 4 से कटेगा 4 बार। अब देखो ध्यान से कहेंगे, हम कहेंगे 28 या 84, यानी कि ए का प्रॉफिट अगर 84 होगा तो 20 दूनी 40, 40 और 9 49, बी का 49 होगा, और 9 तिया 27 और 4 आपने का इसका 31 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कुल मिलाकर बी का लाभ जो था 9800 था, यानी कि 49 की वैल्यू 9800 थी, तो एक का मान था 200 गुना। ठीक है, एक का मान 200 गुना है,
तो कुल्ला बताना है, तो मैंने कहा कुल्ला भी कितना भाई, 4 3 7 1 8 8 16, यानी 164 का लाभ है। तो एक की वैल्यू 200 है, तो 164 का मान हो जाएगा 328,000, यानी 32,800 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? हमने कहा यहाँ तो कुछ चमक ही नहीं ना भाई, ने सही जोड़ा ना, 49 50 30 80 80 160 164, 164 का 2 गुना आएगा, 16 दूनी 32, तो 32,800 ही आ रहा भाई, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। भाई बड़ा दुख की बात है, ऑप्शन नहीं है, पर आप लोग ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है, हो सकता है कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। एक ऑप्शन सी फॉर चलो हवेली पर हम कर लेते हैं 32,800, क्योंकि हमें पता है हमने सब कुछ प्रोसेस पूरा कंप्लीट एकदम सही किया है, तो आंसर भी सही आया होगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर बात करेंगे 6 की। कह रहा है गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 0.5 बढ़ गया। जो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक बताना है कितना था। बहुत अच्छा सवाल। कहना ये चाह रहा है कि कुछ लोग थे, जो कितने थे, 28 छात्रों का एवरेज 5 5 था, 8 लोग के जाने से एवरेज 5 कम हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज का मतलब होता है सब में बराबर बराबर। अगर किसी का एवरेज 20 है, तो इसका मतलब सभी संख्याओं का मान 20 20 20 होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूं कि सभी का मान पहले 28 का मान 5 5 था, तो 8 लोग के जाने की वजह से, 8 लोग के जाने की वजह से 20 बचे लोगों का एवरेज 0.5 बढ़ गया। यानी कि जो लोग गए वो 10 कम लेकर गए, या ये कह सकते हैं अपने हिस्से का 10 छोड़ कर गए। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 10 लोग, सॉरी 10 छोड़कर गए, कितने लोग, 8 लोग, तो एवरेज के हिसाब से कितना छोड़ गए? आपने कहा 1.25 छोड़ गए। इसका मतलब उनका एवरेज था कितना? तो मैंने कहा एवरेज के हिसाब से 5 होना चाहिए था, लेकिन 1.25 कम है, तो इसका मतलब आंसर है 3.75। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा फिर से वही, चलो फिर हवेली पर। आइए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर बात करेंगे 7 की। कह रहा चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया, 60% मत अवैध हो गए, 60 मत अवैध हो गए, परसेंट नहीं, मत अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, कुल मिलाकर कितनी? तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। और अगर कभी भी आपके सामने अवैध वोटों की संख्या नंबर्स में दे दे, काउंटिंग में दे दे कि इतने वोट जो है वो इनवैलिड है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कुल मिलाकर किसका डाटा गिवन है। तो आप कहेंगे जीतने वाले का डाटा गिवन है 47%। ठीक है, और 47 में से 10% लोग ये हैं, 47 के बाद जिन लोगों ने वोट नहीं डाला। मैंने कहा 100% लोग टोटल होते हैं, अगर 10 ने वोट नहीं डाला तो भाई बचे कितने, 90। और 90 में से जीतने वाले को अगर मिल गए कितने, 47, तो शेष वोट, रिमेनिंग वोट कितने हैं? तो आपने कहा 43। अब मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा, ध्यान से सुनो, ये 43% वोटों में कुछ वोट जीतने वाले के हैं और कुछ वोट जो 60 वोट है इनवैलिड वो भी है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर मैं ये 60 वोट उस व्यक्ति को दे दूं जिसका डाटा गिवन नहीं है, यानी हारने वाले को, तो मैं कहूंगा कि अगर उसको 60 वोट और दे दूंगा तो उसका परसेंटेज हो जाएगा 43। और कुल मिलाकर पहले अगर वो 308 से हार रहा था, तो अब 60 कम यानी 248 से हारेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 43% पूरा हो गया मेरे लाल, तो ये 4% के अंतर से हार रहा है, जो अंतर कितना हो जाएगा, 248। तो आपने कहा 1% की वैल्यू आ जाएगी 62। तो पूछ क्या था भाई? तो नामांकित मतदाताओं की संख्या हो जाएगी 6200, क्योंकि 100% 6200 के बराबर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 8 की। अगला सवाल कह रहा है चीनी की लागत पर 5% छूट के बाद एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। तो मैंने कहा अगर 5% डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट मतलब 1/20 होता है, यानी कि 20 रुपए की वस्तु जो है वो एक के डिस्काउंट पे 19 में बिकेगी। ठीक है, ये कह रहा है कि लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है।
तो मैंने ये कहा कि अगर उसका प्राइस, वस्तु का प्राइस 20 से 19 हो गया, तो आप ये कहेंगे सर क्वांटिटी जो होगी वो 19 से 20 हो गई होगी। तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? मैंने कहा 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा 20 किलो बढ़ गई। तो मैंने कहा अगर एक का मान 20 है तो 19 का मान कितना आएगा? तो आपने कहा 19 का मान आ जाएगा 380 किलो। इसका मतलब पहले 608 रुपए में 380 किलो सामान खरीदा जाता था। चलिए भाई, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आई थिंक कुछ दिक्कत है कि नहीं? अगर 20 किलो अधिक खरीद रहा है तो मैंने कहा एक की वैल्यू 20 है तो 19 का मान कितना हो जाएगा? चलो देखते हैं। तो मैंने कहा 608 रुपए में 380 के हिसाब से आप कहेंगे सर 38 सेकंड 38, ठीक है, कितना बच गया? मैंने कहा ये बचा कुल मिलाकर 228। तो आप ये कहेंगे सर 6 8 सिंह 48, 4 6 18 4 22, यानी कि कुल मिलाकर 1.6 आएगा। कितना आएगा? 1.6। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, 16 दे रखा है। क्या दे रखा है? 16। इसका मतलब यहाँ हो सकता है 2 किलो हो सकता है यहाँ पर 20 किलो ना हो के कितना हो, 2 किलो हो। अगर ये 2 किलो होता तो ये 38 किलो होता, और अगर ये 38 किलो होता तो फिर दाम हो जाता 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका यहाँ पर वैल्यू 2 किलो होनी चाहिए कि 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ये 20 नहीं होना चाहिए था। अगर 20 होता तो आंसर आता 1.6, और अगर 2 होगा तो आंसर आएगा 16। आपने कहा ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, कितना होगा? तो मैंने कहा बहुत आसान है। आपने कहा बहुत आसान कैसे भाई? अगर लाभ क्रय मूल्य के रूप में हो रहा है, अगर लाभ आर्टिकल के फॉर्म में सीपी के रूप में हो रहा है, तो आप ये कहेंगे प्रॉफिट अगर 5 होगा, प्रॉफिट अगर 5 होगा तो भाई साहब मेरा सीपी जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा बिल्कुल। लेकिन ये कह रहा है हानि हो रही, सॉरी 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 सॉरी, हानि हो रही है। हमने फिर से गलती की, हमने कहा हानि हो रही, ठीक है सही है, कोई बात नहीं। सीपी कितना हो जाएगा? 17। मैंने कहा एसपी क्या होगा भाई? तो आपने कहा एसपी रेशियो बना लेते हैं। सीपी अगर 17 होगा तो एसपी हो जाएगा 5 के लॉस के साथ कितना भाई? आपने कहा 12। ठीक है। आपने कहा अगर ये 12 हो गया तो 12 की वैल्यू कितनी है लाल? मैंने कहा 12 की वैल्यू 720 है। एक का मान कितना है? 60। तो एक का मान 60 है तो पूछ क्या रहा है भाई? तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। ठीक है। तो हमने कहा 17 छिक्के 102, यानी 1020 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है? 17। क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है भाई। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, चलो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। आओ ध्यान से देखिए। हमने कहा 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हो रही है। तो मैंने कहा 17 अगर खरीद के ला रहा होगा तो 17 के खरीदे मूल्य में से अगर 17 का बेचा गया मूल्य निकालूंगा तो मुझे लाभ मिल जाएगा कितने का? 5 का। मैं यहाँ से जब रेशियो बनाऊंगा तो मैं सीधा कहूंगा कि इधर आके माइनस होगा, यानी 12 का सीपी बराबर हो जाएगा 17 के एसपी के। मैं कहूंगा सीपी और एसपी का रेशियो बनना है 17 और 12 का। इससे वही बात आ गई, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 12 सीपी बराबर 17 एसपी बराबर कितना हो गया? मैंने कहा 720 हो गया। समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गई? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यानी 12 का सीपी बराबर है 720 के, क्योंकि 17 का एसपी कितने के बराबर है? 12 के सीपी के। और 12 का सीपी कितना है? 720। मैंने कहा एक का सीपी कितना आएगा? तो आप कहेंगे 720/12, यानी आंसर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गई होंगी बातें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 18 की बात करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो अगर इसने 12% डिस्काउंट दिया तो आप ये कहेंगे सर 12% का मतलब होता है 3/25।
यानी एमआरपी अगर 25 है, 3 का डिस्काउंट है, तो वस्तु कितने में बेची गई? तो आपने का 22। अब 22 की वैल्यू दे रखी है 1320, कितने गुना है? तो आपने का 22 छिक्के 132 होता है, 60 गुना है। मैंने कहा इसका भी 60 गुना कर देते हैं, 25 छिक्के 150, तो आप ये कहेंगे एमआरपी जो हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फिर से वही सी पर। चलो हवेली पर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 कह रहा है एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि बतानी है कुल मिलाकर कितनी थी। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ, 4% रेट है 2 साल के लिए, मैं कहूंगा 4% का मतलब लाला क्या होता है? 1/25। यानी कि सीपी अगर 25 है तो 1 के ब्याज के साथ एसपी क्या होगा? 26 हो जाएगा। तो अगर ये 2 साल की बात कर रहा है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों जगह। मैं स्क्वायर जब करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि 625 रुपये जो है वो 676 हो जाएंगे। अब 676 का मान दिया है 13,520, कितने गुना है? तो आपने सीधा सीधा कह दिया सर 20 गुना नजर आ रहा है, क्योंकि 67 दूनी कितना हो जाएगा? तो आपने कहा इतना ही होगा अप्रोक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा 20 गुना इसको भी कर लेते हैं, तो 625 दूनी कितना आता है? 1250। तो आप कहेंगे सर 12,500 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? ए फॉर आओ हवेली पर, टी फॉर चलो हवेली पर, तो ए फॉर आ जाओ हवेली पर, कोई फर्क थोड़ा नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। दो संख्या एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से क्रमशः 20% और 28% कम है। यानी कि दो संख्याएं जेड से कम है, तो मैंने कहा तीन संख्याएं एक्स है, वाई है, जेड है। अगर जेड 100 है तो एक्स उससे 20 कम यानी 80 होगी, और वाई उससे 28 कम यानी कि 72 होगी। हमसे पूछ रहा है तो संख्या वाई संख्या एक्स से कितने परसेंट कम? तो वाई एक्स से जो है वो 8 कम है, 8 80 से जो है वो 10% कम है, 1/10 का मतलब 10%। क्लियर बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। कह कार्तिक बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और बी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए पर लौटता है, तो उसका औसत चाल बताना है कुल मिलाकर। देखो सिंपल सा है, अगर कोई एक व्यक्ति समान दूरी, जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है, और दोनों केस में चाल अलग अलग है और दूरी समान है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है 2 × xy/x+y। ये फॉर्मूला है सिंपल सा एवरेज स्पीड के लिए। मैं कहूंगा ए अगर 50 है तो बी 30 होगा, और दोनों का जोड़ूंगा तो 80 हो जाएगा। मैं कहूंगा 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 15 बार, 15×5 = 75, 75 का आधा 37.5। आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड हो जाएगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए फॉर आओ हवेली पर कभी। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। साधारण ब्याज पर एक राशि 25 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर बतानी। तो मैंने इससे पहले भी शिफ्ट में जो सवाल आए थे उसमें भी बताया था कि 3 गुने का मतलब है कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 3 है, यानी 2 का ब्याज मिल रहा है, 2 का ब्याज। तो 2 को मैं कहूंगा 200% ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 25 साल में। कितने साल में भाई? 25 साल में। तो एक साल में कितना मिलेगा? तो आपने कहा 25 × 200 यानी 8% मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपने फिर कहा डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 पर। एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि हुई, इसे 2080 रुपये में बेचने पर मुझे कितना लाभ होगा? तो आप सीधा कहेंगे सर 5% हानि का मतलब है 95% में वस्तु बिक गई, यानी कि 1900 रुपये जो है, 1900 रुपये मेरे भाई 95% दिखा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि 2080 कितने परसेंट दिखाएंगे? हमने कहा 0 से 0 काटते हैं, 95 दूनी और 2 से काट दिया 104, यानी कि 2080 रुपये जो है वो 104% को शो करेंगे। सीपी अगर 100 होगा तो आप कहेंगे 4 का लाभ हो जाएगा। 2080 किसको शो करेंगे? आप कहेंगे सर 104 को शो करेंगे। अगर 100 सीपी होता है तो 4 लाभ हो जाएगा। आगे बात करेंगे 16 नंबर सवाल की। एक कम पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे भर सकता है, लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 7/2 घंटे लगते हैं, तो रिसाव पूरी तरीके से टंकी को कितने देर में खाली कर लेगा? तो इस सवाल को भी हम डायरेक्ट करते हैं। हम कभी भी इस तरीके का सवाल आता है कि एक खाली करने वाला एक भरने वाला, तो खाली करने वाला टंकी को भरता है xy/y - x में। मैंने कहा एक 3 में भर रहा है, जबकि दोनों 7/2 में भर रहा है, और ये 7/2 बटे माइनस कितना आएगा? 3 आएगा। तो कुल मिलाकर 3 × 7/2 बटे में हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। आप कहेंगे 7 या 21, यानी कि 21 घंटे में वो खाली करेगा।
ठीक है, खाली करने वाले कितने में खाली करेगा, 21 घंटे में खाली करेगा। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, कभी भी एक नल अगर भर रहा है और रिसाव के कारण टंकी इतने में खाली हो रही है, तो आप सीधा कहेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। एक पात्र में दो द्रव हैं, एक्स और वाई 5 और 3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाल कर और कंटेनर को तरल वाई से भर दिया जाता है तो एक्स और वाई का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल एक्स था। तो मैंने कहा थोड़ा सवाल अच्छा है, और अच्छा है तभी तो है यहाँ पर। अगर ये बात कर रहा है रिप्लेस की, किसकी बात कर रहा है, रिप्लेस की, यानी कि 8 लीटर निकालता है टोटल मिक्सचर और फिर 8 लीटर वाई की मात्रा भर देता है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि अगर पहले अनुपात 5 और 3 का था और अब अनुपात 2 और 3 का है, ठीक है, इसने वैल्यू रिप्लेस की है, इसका मतलब क्वांटिटी दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। भाई अगर 8 निकाल के 8 इसमें फिर से डाला गया है तो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। यहाँ क्वांटिटी कितनी है 8, यहाँ क्वांटिटी कितनी है 5, तो बराबर कर लो 8 का गुणा 5 का गुणा, ठीक है। तो ये 8 का गुणा, ये 5 का गुणा, ये 8 का गुणा और ये 5 का गुणा। तो अब आप ये सिंपल कहेंगे कि अगर वाई से भरा जा रहा है, ठीक है, कंटेनर वाई से भरा जा रहा है, वाई अगर फिल किया जा रहा है तो एक्स की क्वांटिटी कम हुई होगी। तो मैंने कहा 25 से कितनी हो गई बेटा, 16 हो गई। तो अगर 25 से 16 हो गई तो आप ये कहेंगे सर कि टोटल 25 से 9 कम हो गई, यानी मात्रा जो है वो 9/25 निकाली जा रही होगी। कितनी निकाली जा रही है, 9/25। अब 9/25 कितना दिया हुआ है, तो 8 लीटर दिया हुआ है, 8 लीटर। 9/25 का मान कितना है, 8 लीटर। तो मैंने कहा एक का मान आएगा 200/9 लीटर। एक का मान कितना आ जाएगा, 200/9 लीटर। मुझे किसका मान निकालना है, कि शुरू में बर्तन में एक्स की मात्रा यानी 5 का मान निकालना। तो जब 5 का गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 1000/9 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, टोटल मात्रा कितनी थी, एक काम करो इसको लिख लो 209। मैंने कहा एक्स निकालना, एक्स तो टोटल में एक्स कितना है, तो 8 में टोटल 5 है, तो 8 से काटूंगा 25, 25 पंजे 125 बटे में कितना आएगा 9। 125/9 लीटर। आप कहेंगे डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया लेगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 18। दो संख्याओं का एलसीएम 495, उनका एचसीएफ 5 है। यदि इनमें से संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताना है कितना होगा। तो मैंने कहा कि अगर संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट निकालना है तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ करना पड़ेगा। हम सीधा करेंगे 495/5 यानी कि 99 आएगा। तो मैंने कहा अगर 99 आ रहा है तो संख्याओं के रेशियो का सम भी निकाल लेते हैं। संख्याओं का सम, रेशियो का सम आएगा संख्याओं का सम अपॉन एचसीएफ। संख्याओं का सम 100 है, एचसीएफ 5 है, तो कितना आ गया 20 आ गया। अब आप ये कहेंगे कि रेशियो बीमारी क्या है, तो मैं कहूंगा रेशियो कोई बीमारी नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि रेशियो दो को प्राइम नंबर का सम होता है। रेशियो जो होता है वो दो को प्राइम नंबर होते हैं, दो से अभाज्य संख्या है, यानी ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो जोड़ दो तो 20 और गुणा कर दो 99। आपने कहा ऐसी संख्याओं का अनुपात होगा 9 और 11। तो इनके बीच अंतर कितने का होगा, 2 का। और अंतर क्या होता है, तो अंतर होता है अनुपात का अंतर इंटू एचसीएफ कितने का है भाई, 5 का। तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा 10। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा फिर से वही आ गया C4। चलो फिर हवेली पर आगे बात करेंगे, सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 और आज का आखिरी सवाल, जो मैं हमेशा की तरह आपको किसमें होमवर्क में देना चाहूंगा कि आप इस सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, और बाकी बताएंगे आप लोग कमेंट करके कैसी लगी क्लास। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं ऐसे ही आपके सामने डेली लाता रहूंगा एक वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।